नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षा और दर्शन। और यहाँ से दोस्तों हम एमसीक्यूज कवर करेंगे। और इससे पहले दोस्तों हमने इससे क्लास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है डिस्कस किया है, जिसको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा दर्शन में बाहर से सिद्धांत बनाकर लागू नहीं किए जा सकते, यह कथन किसका है? चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करेंगे। शिक्षा दर्शन में बाहर से सिद्धांत बनाकर लागू नहीं किए जा सकते, यह कथन किसका है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, जॉन डीवी, हैंडरसन, कांट या फिर प्लेटो। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? तो फर्स्ट का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा दर्शन में बाहर से सिद्धांत बनाकर लागू नहीं किए जा सकते, यह कथन किसका है? जॉन डीवी का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जॉन डीवी के बारे में आप सभी जानते हैं। जॉन डीवी ने जो है पारंपरिक जो है रटने वाली शिक्षा का विरोध किया था। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया है जॉन डीवी ने करके सीखने पर बल दिया है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखने पर बल दिया है। साथ ही साथ दोस्तों आप जानती हैं जॉन डीवी ने जो है क्या माना है? विद्यालय को समाज का लघु रूप माना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको पूछा जाएगा विद्यालय समाज का लघु रूप है, किसने कहा है? ठीक है, विद्यालय समाज का लघु रूप है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये किसने कहा है? ये जॉन डीवी ने कहा है दोस्तों। इसको आपने ध्यान में रखना है। जॉन डीवी ने दोस्तों शिक्षा को स्वयं जीवन माना है, मैंने बताया था आपको, और किताबी ज्ञान से ज़्यादा प्रयोग पर बल दिया है। ठीक है, किताबी ज्ञान से ज़्यादा, ठीक है, किताबी ज्ञान से ज़्यादा प्रयोग पर बल दिया है। ठीक है, किस पर बल दिया है? प्रयोग पर। ठीक है, प्रैक्टिकल पर। क्लियर है? तो यहाँ पर जॉन डीवी से सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बात हम दर्शन की कर रहे हैं, शिक्षा और दर्शन की। तो दोस्तों आप जानती हैं दर्शन किसे कहते हैं, तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। ठीक है, दर्शन की बात करें तो दर्शन दोस्तों इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा की दृश्य धातु से बना है दोस्तों, दर्शन। ठीक है, पूछ लिया जाता है दर्शन शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसकी उत्पत्ति जो है, दर्शन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ये संस्कृत भाषा की, ठीक है, संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के दृश्य, ठीक है, दृश्य धातु से बना है दोस्तों। ठीक है, दृश्य धातु से, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसके द्वारा देखा जाए। दृश्य यानी कि जिसके द्वारा देखा जाए। ठीक है, जिसके द्वारा देखा जाए। ठीक है, सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखते हैं। ठीक है, दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए। ठीक है, और अंग्रेजी में दर्शन को क्या बोलते हैं आप जानती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे अंग्रेजी में। ठीक है, दर्शन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फिलॉसफी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या बोलते हैं? फिलॉसफी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दर्शन को अंग्रेजी भाषा में फिलॉसफी बोलते हैं दोस्तों, कि फिलॉसफी शब्द का जो है हिंदी रूपांतर माना जाता है इसको। और जो फिलॉसफी है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? आपका एक यूनानी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है पूछा जाता है? एक मिनट। ठीक है, ये कौन सा है दोस्तों? कौन सी भाषा का शब्द है?
ये पूछा जाता है, यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों फिलॉसफी। पहला तो आपको ध्यान में रखना है, फिलोस फिलोस प्लस सोफिया, सोफिया। ठीक है, तो फिलोस का मतलब क्या होता है? फिलोस का अर्थ होता है प्रेम, प्रेम। ठीक है, और सूफिया का अर्थ होता है आपका ज्ञान। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा ज्ञान से प्रेम। ठीक है, क्या हो जाएगा? ज्ञान से प्रेम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की दृश्य धातु से जो है दोस्तों दर्शन शब्द बना है। इसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए, और दर्शन को दोस्तों अंग्रेजी भाषा में फिलॉसफी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो फिलॉसफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है दोस्तों। और फिलॉसफी शब्द जो है ये यूनानी भाषा का शब्द है दोस्तों, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है फिलॉसफी। पहला आपका फिलॉस यानी कि प्रेम, दूसरा आपका सोफिया यानी कि इसका अर्थ होता है ज्ञान। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया दोस्तों ज्ञान से प्रेम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से भी आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको और याद रखनी है। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कि सत्य का साक्षात दर्शन करना ही दर्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, सत्य का साक्षात दर्शन करना। ठीक है, सत्य का साक्षात दर्शन करना, दर्शन करना क्या है? ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, सत्य का साक्षात दर्शन करना दर्शन है, ये भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों प्लेटो ने जो है एक इसकी परिभाषा दी है। ठीक है, उसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक परिभाषा और आपको याद रखनी है, ये परिभाषा भी याद रखनी है। दूसरी परिभाषा प्लेटो की याद रखनी है, पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। किसने कहा है? आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे प्लेटो के अनुसार। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक, एक परिभाषा जो है पूछी जाती है दर्शन से, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। कौन सी परिभाषा है? देखिए, पदार्थ, ठीक है, पदार्थ की यथार्थ, ठीक है, पदार्थ की यथार्थ स्वरूप, ठीक है, पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है, ज्ञान ही दर्शन है। ठीक है, ये किसने कहा है? ये पूछ लिया जाएगा आपको, तो ये कहा है दोस्तों प्लेटो ने। ठीक है, और बाकी मैंने दोस्तों शिक्षा और दर्शन टॉपिक जो है आपको अच्छे से डिटेल में करवा रखा है। ठीक है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलुओं के समान है, यह कथन किसका है? तो ये मैंने आपको बता रखा है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन देखिए, फिस्टे, रॉस, प्लेटो या फिर काम्टे। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 का दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलुओं के समान है, ये कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों रॉस का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रॉस का कथन है दोस्तों ये। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे दोस्तों। 3 है, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, अरस्तु, प्लेटो, काम्टे या फिर रसेल। चलिए, ये भी एक क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, ये कथन किसका है? आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काम्टे। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे।
दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, ये किसने कहा है? ये काम्टे ने कहा है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। तो किसने माना है दोस्तों शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया? चलिए आंसर कीजिए। कई बार आपने पढ़ा होगा त्रिमुखी, या कह सकते हैं त्रिध्रुवी। किसने माना है? जॉन डीवी, रायबर्न, ब्लूम, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा? त्रिमुखी या त्रिध्रुवी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा? शिक्षा को त्रिमुखी या त्रिध्रुवी किसने माना है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 4 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉन डीवी। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने माना है? तो ये जॉन डीवी ने माना है। त्रिमुखी में कौन कौन से आ जाते हैं आपके? पहला ध्यान रखेंगे यहाँ पर, पहला आ जाता है आपका शिक्षक। ठीक है, पहला शिक्षक। दूसरा याद रखेंगे, दूसरा आ जाएगा आपका विद्यार्थी। ठीक है, दूसरा आपका विद्यार्थी, और तीसरा याद रखेंगे पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठ्यक्रम। तो ये तीन जो हैं दोस्तों शिक्षा की त्रिमुखी जो प्रक्रिया है, तीन जो ध्रुवी जो कहा गया है, किसने कहा गया है इसको? किसने कहा है? जॉन डीवी ने। क्लियर है? ये पूछा जाता है शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने माना है, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने माना है, तो ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है दोस्तों जॉन डीवी ने। याद रखेंगे शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपके क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने माना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे, त्रिमुखी जॉन डीवी। अगर आपको पूछ लिया जाए यहाँ पर कि शिक्षा को जो है द्विमुखी प्रक्रिया किसने माना है, ठीक है, तो शिक्षा को जो है द्विमुखी प्रक्रिया किसने माना है दोस्तों? बताइए, आंसर कीजिए, किसने माना है शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया? तो शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है दोस्तों, किसने माना है? जॉन एडम्स ने माना है। ठीक है, जॉन एडम्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये सारे मैंने आपको डिटेल में करवा रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विमुखी प्रक्रिया, शिक्षा को जो है द्विमुखी प्रक्रिया किसने माना है? तो जॉन एडम्स ने माना है। तो जॉन एडम्स ने दोस्तों पाठ्यक्रम को नहीं माना है। ठीक है, सिर्फ जो है शिक्षक और छात्र। ठीक है, द्विमुखी में कौन आ जाएंगे? एक आपका शिक्षक, शिक्षक, दूसरा छात्र या विद्यार्थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है कई बार कि शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने माना है? जॉन डीवी ने माना है, और शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है जॉन एडम्स ने। ठीक है, दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे, निम्न में कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? ठीक है, इनमें से आपको बताना है कौन जो है एक आदर्शवादी विचारक नहीं है। ऑप्शन देखिए, प्लेटो, रूसो, कांट या फिर सुकरात। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का। मैंने आपको बताया था आदर्शवादी विचारक आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, प्रकृतिवादी विचारक ध्यान रखने हैं। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया था। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, रूसो जो है दोस्तों ये आपके आदर्शवादी विचारक नहीं है। ठीक है, ये किस में आते हैं आपके? रूसो ये आ जाते हैं आपके प्रकृतिवादी हैं। ठीक है, प्रकृतिवादी। ठीक, बाकी तीनों जो है आपका प्लेटो, कांट और सुकरात, ये किस में आते हैं? आपके आदर्शवादी विचारकों में आते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ पर दोनों देख लेते हैं, आदर्शवादी विचारक और प्रकृतिवादी विचारक जो आपको पूछे जाते हैं। ठीक, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए आदर्शवादी जो विचारक हैं वो कौन कौन से हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। आदर्शवादी विचारकों के नाम, ठीक है, पहला नाम याद रखना है प्लेटो। ठीक है, प्लेटो के साथ साथ आपको याद रखने हैं सुकरात। ठीक है, प्लेटो, सुकरात, इसके साथ साथ याद रखना है कांट।
कांट के साथ साथ याद रखें हीगल, ठीक है, हीगल भी जो है आपके आदर्शवादी हैं, ठीक है, हीगल। साथ ही साथ जो भारतीय दार्शनिक हैं जैसे आपका महात्मा गांधी जी हो गए, ठीक है, महात्मा गांधी जी के साथ साथ याद रखेंगे राधा कृष्णन, ठीक है, राधा कृष्णन, ठीक है, राधा कृष्णन के साथ साथ याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये सभी आपके क्या हैं, सभी जो हैं आदर्शवादी विचारक हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आपको जो है प्रकृतिवादी जो विचारक हैं उनके नाम भी याद रखने हैं। तो आदर्शवादी याद रखेंगे, इसके साथ साथ प्रकृतिवादी दार्शनिक विचारक कौन कौन रहे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, प्रकृतिवादी, ठीक है, प्रकृतिवादी विचारक कौन कौन से रहे हैं, जैसे आपका रूसो मैंने बताया आपको, ठीक है, तो रूसो क्या थे, प्रकृतिवादी। साथ ही साथ रूसो के साथ साथ याद रखेंगे हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, क्या याद रखेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर के साथ साथ याद रखेंगे फ्रांसिस बेकन, ठीक है, क्या याद रखेंगे, फ्रांसिस बेकन। इसके साथ साथ याद रखेंगे थॉमस हक्सले, ठीक है, थॉमस हक्सले के बारे में भी पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे, थॉमस हक्सले, ठीक है, थॉमस हक्सले के साथ साथ याद रखेंगे चार्ल्स डार्विन, कई बार पूछा जाता है, चार्ल्स डार्विन के बारे में आप सभी ने पढ़ा है, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। तो ये सभी जो है दोस्तों क्या है, प्रकृतिवादी विचारक हैं दोस्तों, इनके नाम याद रखने हैं, चार्ल्स डार्विन, थॉमस हक्सले, फ्रांसिस बेकन, हर्बर्ट स्पेंसर और रूसो, ठीक है, क्लियर है। तो दोनों याद रखेंगे, आदर्शवादी और प्रकृतिवादी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। 6 है दोस्तों, शिक्षण की आदर्शवादी विधि में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है। चलिए आंसर कीजिए, प्रश्न पूछना, व्याख्यान देना, प्रयोग करना, विचार विमर्श करना, क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, शिक्षण की आदर्शवादी विधि में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, देखिए जो आदर्शवादी विधि है, शिक्षण की जो आदर्शवादी विधि है, प्रश्न पूछना इसमें है, ठीक है, प्रश्न पूछना, व्याख्यान देना, ठीक है, विचार विमर्श करना, ये सभी आदर्शवादी विधि में है, लेकिन प्रयोग करना नहीं है, ठीक है। प्रयोग करना किस में आ जाता है आपका, ये प्रयोजनवाद में आ जाता है, प्रयोग करना, प्रयोजनवाद, ठीक है, प्रयोजनवाद, ठीक है, प्रयोजनवाद आप जानती हैं, ये प्रयोजनवाद क्या मानता है, करके सीखने पर बल देता है, ठीक है, करके सीखने पर, अभी ऊपर आपने देखा जॉन डीवी का, ठीक है, करके सीखना, करके सीखना, यानी कि आपका लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि जो प्रयोजनवाद है ये किस पर बल देता है, करके सीखने पर बल देता है। तो यहाँ पर प्रयोग करना जो है ये आपका जो है आदर्शवादी विधि में नहीं आता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। 7 है दोस्तों, एक आध्यात्मिक शिक्षा शास्त्री जो अत्यंत प्रकृतिवादी थे। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, एक ऐसे आध्यात्मिक शिक्षा शास्त्री का नाम बताना है जो अत्यंत प्रकृतिवादी थे। स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, जे कृष्णमूर्ति, क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 का राइट आंसर। देखिए आध्यात्मिक शिक्षा शास्त्री के साथ साथ वो क्या थे, एक अत्यंत प्रकृतिवादी थे। तो 7 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अभी बताया मैंने आपको, रविंद्रनाथ टैगोर जो है अभी ऊपर बताया था, ठीक। तो यहाँ पर याद रखेंगे, एक आध्यात्मिक शिक्षा शास्त्री जो अत्यंत प्रकृतिवादी थे, आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, दर्शन का गत्यात्मक पहलू शिक्षा है, किसने कहा है। चलिए आंसर कीजिए, जेम्स रॉस, जॉन एडम्स, जॉन डीवी या फिर फ्रोविल। चलिए आंसर कीजिए, दर्शन का गत्यात्मक पहलू शिक्षा है,
किसने कहा है, ये आपको बताना है। गत्यात्मक पक्ष का मतलब होता है आपका डायनामिक साइड, यानी कि दर्शन को जो है किसने कहा है, डायनामिक साइड जो है किसने कहा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ईट का, क्या हो जाएगा राइट आंसर, जॉन एडम्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे जॉन एडम्स का नाम। ठीक है, दर्शन का गत्यात्मक पहलू शिक्षा है, ये किसने कहा है, तो ये कहा है जॉन एडम्स ने। ठीक है, और जॉन एडम्स के बारे में ऊपर बताया था, जॉन एडम्स ने जो है शिक्षा को क्या माना था, शिक्षा को द्विमुखी माना था इन्होंने। ठीक है, शिक्षा को द्विमुखी किसने माना था पूछ लिया जाएगा, तो ये भी आपका जॉन डीवी हो जाएगा आंसर। ठीक है, साथ ही साथ सॉरी जॉन एडम्स। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर, देखिए शिक्षा जो है, शिक्षा दर्शन के सैद्धांतिक विचारों को क्रियात्मक एवं व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना, दर्शन का गद्यात्मक पहलू शिक्षा है किसने कहा है, तो ये कहा है दोस्तों जॉन एडम्स ने। ठीक है, गद्यात्मक पहलू का मतलब होता है, इसको बोलते हैं डायनेमिक, डायनेमिक साइड। ठीक है, क्या बोलते हैं, डायनेमिक साइड। क्लियर है, तो ध्यान रखेंगे जॉन एडम्स का नाम। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करना है परिवार जीवन की प्रथम पाठशाला है, ये किसने कहा है, तो ये कुछ आप पढ़ते भी आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर आप एक ऑप्शन और ऐड कर लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन और ऐड, अरस्तु। ठीक है, चलिए आप कीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, परिवार जीवन की प्रथम पाठशाला है, ये किसने कहा है दोस्तों, कॉमिनियस, काम्टे, फ्रोबेल, रेमांड या फिर अरस्तु, क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। परिवार को सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला किसने कहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का दोस्तों, अरस्तु हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन ई जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरस्तु महोदय ने कहा है, आप जानते हैं परिवार को सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला कहा है अरस्तु ने। अरस्तु ने बताया कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और परिवार समाज की पहली इकाई है, जहाँ बच्चा क्या करता है, बच्चा जहाँ पर शुरुआती तौर पर जो है रहना, बोलना और समाज के नियम सीखता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर अरस्तु हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पूछा जाता है कि इंसान को जो है सामाजिक प्राणी किसने माना है, तो ये अरस्तु महोदय ने माना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, ये किसने कहा है, अरस्तु ने। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है अरस्तु की जो प्रमुख रचनाएं हैं ये पूछी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कभी कभी क्या मिल जाएगा, यहाँ देखिए परिवार जीवन की प्रथम पाठशाला, परिवार को सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला। ठीक है, सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला किसने कहा है, अरस्तु ने। ठीक है, और मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अरस्तु ने जो है बताया कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और परिवार समाज की पहली इकाई है, जहाँ बच्चा शुरुआती तौर पर जो है रहना, बोलना और समाज के नियम सीखता है। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है अरस्तु की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अरस्तु, तो देखिए अरस्तु की जो है प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं पूछी जाती, सबसे पहले याद रखेंगे पॉलिटिक्स। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स किसकी रचना है पूछ लिया जाएगा, तो ये आपका किसकी रचना है, अरस्तु की रचना है। ठीक है, साथ ही साथ पोइटिक्स भी इनकी रचना है। ठीक है, पोइटिक्स, साथ ही साथ और कौन कौन सी रचना है अरस्तु की बताइए। हिस्ट्री ऑफ जो है एनिमल्स भी इनकी रचना है दोस्तों, अरस्तु की हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स जो है पुस्तक किसकी है, ये भी दोस्तों किसकी पुस्तक है, अरस्तु की पुस्तक है। ठीक है, तो अरस्तु की जो प्रमुख रचनाएं हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, पहला याद रखेंगे पॉलिटिक्स, दूसरा याद रखेंगे पोइटिक्स और तीसरा याद रखेंगे हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स।
ठीक है। इसके साथ साथ अरस्तु की एक रचना और याद रखना है आपने, डी एनिमा, ठीक है, डी ANIMA, ठीक है, डी एनिमा। डी एनिमा दोस्तों ये किसकी रचना है पूछ लिया जाएगा, ये भी अरस्तु की रचना है, ठीक है। तो ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट जो रचनाएं हैं अरस्तु की, ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। पूछ लिया जाता है आपको पॉलिटिक्स किसकी रचना है, ठीक है, पोइटिक्स किसकी रचना है, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स किसकी रचना है, ठीक है, डी एनिमा किसकी रचना है। तो ये सारी जो रचनाएं हैं दोस्तों किसकी हैं, अरस्तु की हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, प्रकृतिवाद पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान किन विषयों को प्राप्त है? वैज्ञानिक विषयों को, मानवीय विषयों को, धार्मिक विषयों को, या फिर सामाजिक विषयों को? चलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर, देखिए प्रकृतिवाद पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान किन विषयों को प्राप्त है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, वैज्ञानिक होगा नहीं, ठीक है, धार्मिक मानता है नहीं प्रकृतिवाद, मैंने बताया आपको प्रकृतिवाद जो प्रकृतिवादी विचारक रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 10 का, इसमें आ जाएगा आपका मानवीय विषय, ठीक है। प्रकृतिवाद पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान किन विषयों को प्राप्त है? तो दोस्तों मानवीय विषयों को प्रमुख स्थान प्राप्त है दोस्तों प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में। अब मानवीय विषय क्या होते हैं, मानवीय विषय में आ जाते हैं आपकी, जैसे आपका दर्शन शास्त्र आ जाता है, ठीक है, दर्शन शास्त्र, ठीक है। दर्शन शास्त्र के साथ साथ याद रखते हैं इसमें क्या आ जाएगा, और साहित्य आ जाएगा, ठीक है, साहित्य हो गया। साहित्य के साथ साथ कला आ जाएगा इसमें, साहित्य, कला, संगीत, ठीक है, संगीत। तो ये सारे जो हैं विषय किस में आते हैं, आपके मानवीय विषय के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान जो है किन विषयों को प्राप्त है, मानवीय विषयों को प्राप्त है, जैसे दर्शन शास्त्र, साहित्य, कला, संगीत, ठीक है, इतिहास, ठीक है, ये आ जाते हैं आपके मानवीय विषय में, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, शिक्षा में खेल प्रणाली का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन देखिए, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए, शिक्षा में खेल प्रणाली का आविष्कार किसने किया? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्ले वे मेथड। क्या बोलते हैं? प्ले वे मेथड। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, शिक्षा में खेल प्रणाली का जनक किसको माना जाता है, जन्मदाता किसको माना जाता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। किसको माना जाता है खेल प्रणाली का जन्मदाता? फ्रेडरिक फ्रोबेल को माना जाता है, ठीक, किसको माना जाता है, फ्रोबेल को, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे शिक्षा में खेल प्रणाली यानी कि प्ले वे मेथड का जन्मदाता जो है फ्रेडरिक फ्रोबेल को माना जाता है, जिन्होंने किंडरगार्टन प्रणाली की शुरुआत की थी, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर 11 का? चलिए आंसर कीजिए, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रकृतिवाद, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, शिक्षा में खेल प्रणाली का आविष्कार किसने किया? प्रकृतिवाद, ठीक है, ध्यान रखिए। अगर आपको पूछा जाएगा कि शिक्षा में खेल प्रणाली का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो जनक माना जाता है फ्रोबेल को, ठीक है। किसको माना जाता है? फ्रोबेल को जनक माना जाता है। और फ्रोबेल आप जानती हैं, फ्रोबेल जो है प्रकृतिवादी और आदर्शवादी विचारधारा से संबंधित थे, ठीक है। फ्रोबेल आपके जो है प्रकृतिवादी भी थे, ठीक है, प्रकृतिवादी, और साथ ही साथ ये आदर्शवादी विचारधारा से भी थे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है शिक्षा में खेल प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका फ्रेडरिक फ्रोबेल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, दर्शन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? चलिए आंसर कीजिए, दर्शन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन देखिए, आर्किमिडीज, बटलर, रूसो, या फिर पाइथागोरस।
क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर आपको बताना है दर्शन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 12 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दर्शन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पाइथागोरस ने। ठीक है, ऑप्शन डी है जो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, दर्शन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पाइथागोरस ने किया था। पाइथागोरस दोस्तों ये कौन थे? एक यूनानी दार्शनिक थे। क्या थे? यूनानी दार्शनिक पूछ लिया जाएगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपको ध्यान में रखना है। पाइथागोरस एक यूनानी दार्शनिक थे दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दर्शन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये क्या दोस्तों? पाइथागोरस ने। ठीक है, क्लियर है। और बाद में जो है अगर आपको पूछ लिया जाए कि दर्शन को जो है विज्ञान के रूप में किसने विकसित किया? ठीक है, दर्शन को विज्ञान के रूप में किसने विकसित किया? ठीक है, विज्ञान के रूप में दर्शन को विकसित किया था दोस्तों किसने? प्लेटो ने। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आपने आंसर करना है दोस्तों। पुस्तक का नाम दिया है, इसके लेखक आपको बताने हैं। पुस्तक का नाम आप जो है करेक्ट कर लें इसको। ठीक है, रीजनल एंड सोसाइटी नहीं है, क्या है? रिलीजन एंड सोसाइटी है। ठीक है, क्या है? इसको रिलीजन कर लेंगे। ठीक है, रिलीजन, इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, रिलीजन एंड सोसाइटी। ठीक है, रिलीजन एंड सोसाइटी। चलिए बताइए ये किसकी पुस्तक है? आपको बताना है। रूसो, राधा कृष्णन, अरविंदो या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपको करना है रिलीजन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का। क्या हो जाएगा 13 का राइट आंसर यहाँ पर? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा राधा कृष्णन। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रिलीजन एंड सोसाइटी पुस्तक किसकी है? ये है दोस्तों राधा कृष्णन की। ठीक है, राधा कृष्णन की। क्लियर है, तो ये ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं पुस्तक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। इसका आंसर करेंगे महर्षि अरविंद का जन्म कब हुआ था? चलिए आंसर कीजिए। महर्षि अरविंद का जन्म पूछा गया है, कब हुआ था? 1870 में, 72 में, 74 में या फिर 76 में? महर्षि अरविंद जिसको हम जानते हैं दोस्तों, श्री अरविंदो भी कहते हैं हम। ठीक है, अरविंदो घोष भी कहते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, महर्षि अरविंद का, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? श्री अरविंदो भी बोलते हैं। ठीक है, श्री अरविंदो। ठीक है, श्री अरविंदो भी बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अरविंदो घोष। ठीक है, अरविंद घोष। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए, इनका जन्म कब हुआ था? 1870, 1872, 1874 या फिर 1876? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1872। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, महर्षि अरविंद जो है दोस्तों एक आध्यात्मिक दार्शनिक रहे हैं। महर्षि अरविंद, इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1872 में। कहाँ हुआ था इनका जन्म अगर पूछा जाएगा तो 1872 में इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इनकी प्रमुख रचना पूछी जाती है अरविंदो की। कौन सी रचना है इनकी? द लाइफ डिवाइन। ठीक है, पूछा जाता है किसकी रचना है, पूछ लिया जाएगा। ठीक है, द लाइफ डिवाइन। ठीक है, द लाइफ डिवाइन जो है किसकी पुस्तक है? तो ये दोस्तों अरविंदो की है। ठीक है, महर्षि अरविंद की। इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछ लिया जाएगा महर्षि अरविंद का जन्म तो आपने देखा। ठीक है, 1872 में कोलकाता में हुआ था। और निधन की बात करें, निधन भी नोट कर लें। ठीक है, तो श्री अरविंद का जो निधन हुआ था दोस्तों इनका कब हुआ था? 1950 में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। महर्षि अरविंद से दोस्तों आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। इनका जन्म हुआ था 1872 में, कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। और निधन हुआ था इनका 1950 में।
ठीक है। इनकी प्रमुख रचना बता दिया मैंने आपको, द लाइफ डिवाइन इनकी प्रमुख रचना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुडुचेरी में जो है अरविंदो आश्रम की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसको नोट कर लें। ठीक है, देखिए ध्यान से आपको देखते हैं। देखिए जो अरविंदो आश्रम है, ठीक है, अरविंदो आश्रम, ठीक है, कहाँ है अरविंदो आश्रम? ये है दोस्तों पुडुचेरी में, पुडुचेरी में है। तो इस आश्रम की स्थापना किसने की? तो इस आश्रम की स्थापना दोस्तों महर्षि अरविंद ने इसकी स्थापना की थी, अरविंदो आश्रम की, ठीक है। और कब की थी ये पूछा जाता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अरविंदो आश्रम की स्थापना जो है महर्षि अरविंद ने 1926 में की थी। कब की थी? 1926 में की थी, इसको ध्यान में रखेंगे, पूछा जाता है। और कई बार पूछा है अरविंदो आश्रम कहाँ है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, पुडुचेरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 और आज का आखिरी क्वेश्चन। आपने आंसर करना है स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत कितने थे? तो आपको यहाँ पर बताना है स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत कितने थे? 11, 12, 14 या फिर 15? क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए यहाँ पर। स्वामी विवेकानंद आप जानती हैं दोस्तों, ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? 15 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी कि स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के जो आधारभूत सिद्धांत हैं वो कितने हैं? तो 12 हैं दोस्तों, 12, ठीक है। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म हुआ था 1863 में, ठीक है, 1863 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता, ठीक। साथ ही साथ यहाँ पर याद रखना है 12 जनवरी करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था कोलकाता में दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ कई बार पूछा जाता है कि विवेकानंद जी का जो है असली नाम क्या था इनका, ठीक है, असली नाम क्या था इनका? तो असली नाम था इनका नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपको पूछ लिया जाएगा कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे ये किसके शिष्य थे, पूछा जाता है। इनकी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे, ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आपने याद रखना है स्वामी विवेकानंद जी का जो निधन हुआ था वो भी आप याद रखेंगे। निधन कब हुआ था विवेकानंद का, ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद का जो निधन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1902 में, 1902 में निधन हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में, तो 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों, ठीक है, कौन सा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को बताइए। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, इन्हीं के जन्म दिन से ही मनाया जाता है, जन्म उससे, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, सारे फैक्ट ध्यान रखने। और साथ ही साथ दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का जो शिक्षा दर्शन है तो आप सभी जानते हैं इनका जो शिक्षा दर्शन है वो क्या है? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? चरित्र निर्माण करना, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता है, ठीक है। साथ ही साथ विवेकानंद जी के अनुसार जो है शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करे, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। इनका जन्म कब हुआ, ठीक है, असली नाम क्या था, ठीक है, ये किसके इनके गुरु कौन थे, ठीक है, साथ ही साथ शिष्य कौन, शिष्य भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनका निधन कब हुआ ये भी आप नोट करेंगे, ठीक है।
तो सारे फैक्ट याद रखने हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और नोट कर लेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने जो अभी बताया आपको, विवेकानंद जी के अनुसार जो है शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ठीक है। इनका जो शिक्षा दर्शन है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो बालक का जो है शारीरिक भी विकास करे, मानसिक विकास भी करे और आध्यात्मिक विकास भी करे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका शारीरिक, मानसिक और आपका तीसरा आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए दोस्तों, जिसमें बालक का शारीरिक विकास भी हो, ठीक है, और बच्चे का मानसिक विकास भी हो और बच्चे का आध्यात्मिक विकास भी हो, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है तीनों चीज़ें, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे तो आपको आसानी रहेगी इनके शिक्षा दर्शन को समझने में, ठीक है। और बाकी मैंने स्वामी विवेकानंद जी हो गए, आपके महर्षि अरविंद हो गए, ये सारे मैंने दोस्तों आपको करवा रखे हैं, जितने भी विचारक हैं इनको आप प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।